हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड क्लास 8 का। चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्रेड करने के लिए आए थे, बट उन्होंने बहुत सारी टेरिटरी, ऑलमोस्ट इंडिया का पोर्शन उन्होंने कवर कर लिया अपने हिस्से में। चलिए देखते हैं। कंपनी स्टैब्लिश पावर, कंपनी ने कैसे यहाँ पे अपनी पावर को स्टैब्लिश किया है। जब आप लोग जानते हैं, जब औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में, उसके बाद से आपको जो मुगल एम्पायर था डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है औरंगजेब वॉज द लास्ट मुगल रूलर। सबसे पावरफुल मुगल रूलर में लास्ट यही था, वैसे आपके और भी होंगे। इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नोन एज इंडिया। जो इंडिया का सबसे बड़ा लास्ट एम्पायर था ऑफ मुगल एम्पायर, दैट इज औरंगजेब के टाइम में। एंड आफ्टर हिज डेथ 1707 में जब उसकी डेथ हुई थी, मैनी मुगल गवर्नर, जिसको हम सूबेदार बोलते हैं या फिर बिग जो जमींदार थे, उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को कंसोलिडेट करके इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया। बिगेन asserting their authority and establishing रीजनल किंगडम उन्होंने स्टैब्लिश स्टार्ट किए थे। एज पावरफुल रीजनल किंगडम एमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एंड इफेक्टिव सेंटर दिल्ली आपका नहीं रहा। बाय द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में, हाउएवर, न्यू पावर वाज एमर्जिंग ऑन पॉलिटिकल होराइजन। द ब्रिटिश आपके निकल के आई है। डिड यू नो दैट ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी की तरह ब्रिटिशर्स आए थे and were reluctant to acquire territories? How then they did came to be master of vast empire? इतने बड़े एम्पायर के वो मास्टर कैसे बने? In this chapter you will discuss about this. ये बहादुर जफर है एंड अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन 1857 की रिवोल्ट के बाद, जो कि हम सेपरेट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड इनको 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसके बाद इनके बेटों को मार दिया गया एंड इनको फाइनली रंगून या फिर बर्मा भेज दिया गया। देखो यहाँ पे ब्रिटिश आइसलैंड या फिर हम बोल सकते हैं ब्रिटिश एम्पायर, ये यूरोप में आपका है। ब्रिटेन वहां से चले थे, ये रूट उन्होंने फॉलो किया। केप ऑफ गुड होप के जरिए कौन आया सबसे पहले? वास्को डी गामा। एंड यहाँ से आपको वास्को डी गामा फर्स्ट टाइम आई थिंक कैलिकट, ये वाला रूट था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, बिकॉज ये यहाँ पे है तो इनके लिए ये वाला जो एरिया है ये सारा ईस्ट का रहेगा, हमारे लिए वेस्टर्न। आज हम बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन यूनिक कंटेक्स्ट में। 1600 में द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड में आपकी जो क्वीन एलिजाबेथ थी, किसके कंटेम्पोरेरी थे 1600 में? आपके अकबर के कंटेम्पोरेरी, मतलब उसी टाइम अकबर इंडिया में रूल कर रहे थे। एंड ये सॉरी ब्रिटेन में इन्होंने एक चार्टर दिया था, ग्रांटिंग इट्स सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। इन्होंने अपनी जगह से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा था कि आपके पास मोनोपोली है ईस्ट में ट्रेड करने के लिए। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete विद ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इंडिया में कोई भी इंग्लैंड से कोई पावर compete नहीं कर सकती। विद दिस चार्टर कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियन लुकिंग सॉरी लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स के लिए, फॉर विच कुड बाय गुड्स एट चीप प्राइस पे वो खरीद सके, देन कैरी देम बैक टू यूरोप और उनको हायर प्राइसेस पे बेच सके। तो उनको इंडिया बहुत अच्छा लगा किस आपके सेटलमेंट के हिसाब से। द कंपनी डिड नॉट हैव ए फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर ब्रिटिश कंपनी बिकॉज मर्केंटाइल क्या होता है? बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक प्रॉफिट प्राइमरी थ्रू ट्रेड, जो ट्रेड के थ्रू अपना प्राइमरी प्रॉफिट करेगा, ये फिर बाइंग गुड्स चीप प्राइस पे एंड देन उनको सेल करेगा हायर प्राइस पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मर्केंटाइल। तो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनी जो थी इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग द कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। मतलब उनको सस्ता खरीद के महंगा बेच के, यहाँ पे डियर का मतलब है महंगा। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। ब्रिटेन के तो रोक ली, बट आपकी जैसे फ्रेंच या फिर और जो अदर कंट्रीज उनको नहीं रोक सके। बाय द टाइम ऑफ फर्स्ट, क्योंकि उनको सिर्फ ब्रिटेन से मिला। बाय द टाइम द फर्स्ट शिप जो सेल हुई थी इंडिया में वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे, राउंड द केप ऑफ गुड होप, जो हमने देखा था नीचे केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के बिल्कुल कॉर्नर, एंड क्रॉस द इंडियन ओशियन, जिसमें पोर्तुगीज जो थे हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, क्योंकि पोर्तुगीज 1498 में आ चुके थे फर्स्ट टाइम आपका वास्को डी गामा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, एंड उनका बेस था ऑलरेडी यहाँ पे गोवा में।
यूपीएससी यहाँ पे स्टेटमेंट बनाती है कि पोर्तुगीज ने अपना स्टेट जो आपको बेस था सबसे पहले गोवा के कंटेक्स्ट में, एंड इन फैक्ट इट वाज वास्को डी गामा, जो कि पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था हु हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498 में। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी डच डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी उन्होंने भी थ्रू एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन इंडियन ओशियन, एंड सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन, फिर आपके फ्रेंच भी आ गए थे, डच भी इस हिसाब से। द प्रॉब्लम वाज दैट, मेन प्रॉब्लम क्या थी, दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टिंग इन बाइंग द सेम थिंग, एक ही चीज में सारी कंपनी इंटरेस्टेड थी, जैसे द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप, जो इंडिया में कॉटन था एज वेल एज जो आपका सिल्क रहेगा उसका बहुत बड़ा मार्केट था एंड बहुत ज्यादा डिमांड थी इंडिया के प्रोडक्ट की। पेपर, क्लोव, कार्डमम एंड सिनामोन, सिनामोन आपकी आई थिंक टाइफाइड के कंटेक्स्ट में दवाई बनाई जाती है, तो ना ग्रेट डिमांड में थी। कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased, and this reduced the profit that could be earned. By the only way the trading companies could flourish was the eliminating rival जो competitor है उनको आप eliminate करके ही यहाँ पे trade कर सकते, and urged to secure the market therefore led to first battle between the trading companies के बीच में यहाँ पे battle हो गई थी इसी context में। थ्रू द 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी में दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप, एक दूसरे की शिप को जलाते थे या फिर अटैक करते थे, ब्लॉकेड रूट्स एंड प्रिवेंटेड राइवलशिप फ्रॉम मूविंग द सप्लाई। ट्रेड वाज कैरिड आउट ऑन द आर्म्स एंड ट्रेडिंग जो पोर्ट है पोस्ट आल्सो प्रोटेक्ट थ्रू फोर्टिफिकेशन के थ्रू इनको प्रोटेक्ट किया जाने लगा। द एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल जो ट्रेड है also led to intense conflict with the local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from the politics. Let us see. ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड शुरू हो गया बंगाल के साथ। यहाँ पे फरमान क्या होता है, एक रॉयल एडिक्ट या फिर रॉयल ऑर्डर इसको हम बोल सकते हैं कि आपको फरमान मिल गया, चलो आपको एक काइंड ऑफ नो ड्यूज होता है उस टाइप का कि आप कर सकते हैं, आपको परमिशन मिलती है। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री was set up on the bank of river Hooghly in 1655. रिवर हुगली पे 1655 में लगेगी, वैसे आपके ऑलरेडी बहुत सारी जगह मसूलीपट्टनम वगैरह भी बन चुके हो। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेड्स जो है नोन एट द टाइम, इसको हम क्या बोलते थे, फैक्टर्स, यहाँ पे ऑपरेट होते थे। द फैक्ट्री हैड वेरियस सॉरी वेयर हाउस भी थे जहाँ पे गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट करने के लिए स्टोर होते थे, ऑफिस थे जहाँ पे कंपनी अपने ऑफिशियल को बैठाती थी। एज ट्रेड एक्सपेंड, जब आपका ट्रेड एक्सपेंड होता है, द कंपनी परसुएड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। आपके जो जितने भी आपके ट्रेडर्स उनको बोले कि आप इसके आसपास अपनी सेटलमेंट बना सकते हो। 1696 में इट बिगेन टू बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। 2 years later, 2 साल बाद, इट ब्राइब द मुगल ऑफिशियल into giving the company जमींदारी राइट ओवर 3 villages। वन वाज कैलिकटा, जिसको आज हम कलकत्ता के नाम से जानते हैं, एंड इट ऑल्सो परसुएड द मुगल एम्परर औरंगजेब को भी, जिन्होंने एक फरमान इनको इश्यू कर दिया था 1707 में, ग्रांटिंग द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, मतलब ड्यूटी फ्री आप ट्रेड कर सकते हो जितने का फरमान होगा उसके बाद। द कंपनी ट्राइड, कंपनी ने कोशिश की है कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट द एग्जिस्टिंग प्रिविलेज, और ज्यादा प्रिविलेज लेने के लिए औरंगजेब के फरमान के थ्रू। फॉर इंस्टांस had granted only the company right to trade duty free, but सिर्फ कंपनी को ही राइट मिला था कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, बट कंपनी के जो ऑफिशियल थे वो वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड, मतलब अगर आप कंपनी में भी काम कर रहे हो और आप खुद का ही प्राइवेट ट्रेड कर रहे हो, ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी एंड दिस दे रिफ्यूज टू पे, causing an enormous loss of revenue for बंगाल। लेकिन ये लोग भी ड्यूटी फ्री करते थे, इससे फिर कंफ्लिक्ट होगा। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल जो है मुर्शिद कुली खां नोट प्रोटेस्ट, मुर्शिद कुली खान ने आपके प्रोटेस्ट कर दी। लोकल बोर्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, पीडीएम सैमसंग ने बात। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, ट्रेड से आपकी बैटल क्यों हुई, ये रॉबर्ट क्लाइव है, बहुत ही एफिशिएंट हम बोल सकते हैं गवर्नर जनरल फ्रॉम ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया का तो इसने बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन किया है, एंड एट द एंड इसका इम्पीचमेंट होता है, और इसकी जो डेथ हुई थी इसने खुद को सुसाइड किया। अर्ली 18th सेंचुरी में द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड नवाब बंगाल के बीच
इंटेंसिफाई हुए। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल के जो नवाब हैं एसेटेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। जब औरंगजेब की डेथ हो जाएगी तो बंगाल के नवाब अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके ऑटोनॉमी चाहेंगे। एज द अदर जो रीजनल पावर हैं वर डूइंग एट दैट टाइम, मुर्शिद कुली खां वाज फॉलो बाय अलीवर्दी खां। मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आया है? अलीवर्दी खान। एंड देन आपका सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल एंड ईच वन ऑफ देम वाज द स्ट्रॉन्ग रूलर। और सारे आपके एफिशिएंट रूलर भी हैं। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, उन्होंने कंपनी को कंसेशन देना बंद कर दिया या फिर मना कर दिया। एंड डिमांड द लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, कंपनी से बहुत सारा कंसेशन मांगा है, ट्रिब्यूट्स मांगे हैं, कंसेशन नहीं सॉरी ट्रिब्यूट्स। डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन, उनको बोल दिया कि आप आपके कोई मिंट जो कॉइन मिंटिंग है वो नहीं करोगे, सिक्के डालने को बोलते हैं कॉइन मिंटिंग। स्टॉप इट ऑफ एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, और ये फोर्टिफिकेशन बंद कीजिए। Accusing the company of deceit, they claim that company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue. उन्होंने बोल दिया कि आप बंगाल की बहुत सारी रेवेन्यू को नुकसान कर रहे हो। एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब, और नवाब की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो। इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स, राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल। बट ब्रिटिशर नहीं मानने वाले थे, उल्टे सीधे वो लेटर लिखते थे एंड उनको भी फोर्टिफिकेशन वो कर चुके थे, अपनी आर्मी वो लेके आ चुके थे, उनको बैटल लड़ना। तो यहाँ पर कट क्या होता है? कठपुतली बस, तो दूसरे के हिसाब से चलेगा। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट unjust demand of the local official were ruining the trade of the company and trade could flourish only if the duties were removed, कि ट्रेड तभी आपका फले फूलेगा जब आपकी ड्यूटी फ्री हो। तो उसमें इंडिया क्या फायदा है? इट वाज आल्सो कंसीव्ड दैट टू एक्सपेंड द ट्रेड had to enlarge its settlement, buy a village and rebuild its fort. The conflict led to confrontation and finally culminate into the famous Battle of Plassey, आपका 1757 में लड़ा जाता है। तो बैटल ऑफ प्लासी देखते हैं। जब अलाई सबसे पहले आपके मुर्शिद कुली खान थे, देन अलीवर्दी खान, फिर आपका सिराजुद्दौला है। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान आए थे। जब अलीवर्दी खान की डेथ हो गई 1756 में, सिराजुद्दौला जो बिकेम द रूलर ऑफ नवाब ऑफ बंगाल। The company was worried about his power and keen to a perfect. उन्होंने इनको भी एक कठपुतली बनाने के लिए सोचा, who could willingly give trade concession and other privilege, कि आपको ये privilege दे देंगे। So they tried. So without success, to help one of the Sirajuddaulah rival became the Nawab, and an infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affair, कि अब हमारे political affair में interfere ना करो और इस फोर्टिफिकेशन को भी बंद करो, एंड पे द रिवेन्यू। आफ्टर नेगोशिएशन फेल, जब इनकी नेगोशिएशन भी फेल हो गई, द नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर, फिर आपके जो सिराजुद्दौला है 30,000 सोल्जर्स के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी पे अटैक कर दिया। कहाँ पे? फैक्ट्री ऑफ कासिम बाजार। उन्होंने कैप्चर कर लिया कंपनी के ऑफिशियल्स को, लॉक द वेयर हाउसेस, उनके जो वेयर हाउसेस थे उनको लॉक कर दिया, डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन, सभी के आपके आर्म्स वगैरह ले ली, एंड ब्लॉकेड इंग्लिश शिप, उनको भी बंद कर दिया। देन ही मार्च टू कलकत्ता टू स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्ट, फिर कंपनी के फोर्ट को कंट्रोल करने के लिए वो कलकत्ता गए। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ फॉल ऑफ कलकत्ता, जब आपकी बात चली, कंपनी का जो ऑफिशियल था इन मद्रास सेंड द फोर्स, मद्रास में जो कंपनी का ऑफिशियल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, उसने अपनी फोर्स लेके कलकत्ता में प्रोलोंग द नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलोड। फाइनली 1757 में आपकी जो रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट उन्होंने अपनी आर्मी लगा एट प्लासी। एंड वन ऑफ द मेन रीजन क्या था प्लासी की बैटल का? डिफीट ऑफ द नवाब वाज दैट फोर्स डेड बाय मीर जाफर, बिकॉज दो आपके सिराजुद्दौला जिनके दम पे लड़ने की सोच रहे थे, उन्होंने उनको धोखा दिया, दैट इज मीर जाफर, वन ऑफ द सिराजुद्दौला कमांडर था, एंड उन्होंने यहाँ पे बैटल ही नहीं लड़ा। क्लाइव had managed the secure his sport by promising to make him नवाब, लेकिन क्लाइव ने क्या बोल दिया था इसको, मीर जाफर को, कि आप मत लड़िए, हम आपको नवाब बना देंगे। आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला, इसको मारने के बाद, the battle of Plassey became the famous because it was the first major victory of the company in India। कंपनी में इनकी फर्स्ट विनिंग हम बोल सकते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव का इम्पीचमेंट चल रहा है, बस इतना कुछ लिखा हुआ। ये आपके सिराजुद्दौला थे। प्रोमिस ऑफ रिच,
रिच लोगों के वादे। द टेरिटोरियल एम्बिशन ऑफ द मर्केंटाइल ईस्ट इंडिया कंपनी वर व्यूड विद द डिस्टर्ब एंड डाउट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में डाउट था कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव रोड टू विलियम पिट। विलियम पिट को क्या लिखते हैं, जो कि वहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, 7 जनवरी 1759 को। But so large solvent may possibly be an object too extensive for a mercantile company. I flatter myself that there will be little or no difficulty in obtaining the absolute possession of these rich kingdoms. Now I leave you to judge whether an income yearly of 2 million sterling with the possession of 3 provinces be an object to deserving the political republic attention. यहाँ पे नवाब की कंप्लेन देख लो। 1733 में द नवाब ऑफ बंगाल सेड दैट अबाउट द इंग्लिश स्टेट। इंग्लिश स्टेट के बारे में उन्होंने क्या क्या बोला है। व्हेन द फर्स्ट व्हेन दे फर्स्ट केम इनटू द कंट्री, सबसे पहले जब आए थे उन्होंने पेटिशन की थी गवर्नमेंट को, इन ए हम्बल मैनर फॉर लिबर्टी टू परचेज ए स्पॉट ऑफ द ग्राउंड टू बिल्ड ए फैक्ट्री हाउस, एंड which was no sooner granted but they built a strong fort। पर उन्होंने यहाँ पे strong fort बनाए, surrounded it with the ditch which has communication with the river and mounted great number of guns वो लेके आए हैं। they had anticipated आपका several merchants and other to go and take protection under them, and they cracked a revenue amounts of 1 lakh and they rob and plunder carry आपके great number of kings subject। तो ये सब उन्होंने बाद में आके बकवास यहाँ पे कर दी। आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी के डिफीट के बाद सिराजुद्दौला थे was assassinated and मीर जाफर को क्या बना दिया, नवाब। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन कंपनी अब तक आपके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में असमर्थ थी। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेज, देन टेरिटरी नीड नॉट टू टेक ओवर डायरेक्टली। जब तक उनको ट्रेड में आसानी थी तो उन्होंने स्टार्ट कर। So the company discovered that this was rather difficult, कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है फॉर इवन द पेपेट नवाब, आपके कठपुतली के नवाब के लिए भी जो आपने बना रखा है, वर नॉट ऑलवेज हेल्पफुल एज कंपनी वांटेड दैम, कि जैसा कंपनी चाहती थी वैसा ये नहीं है। आफ्टर ऑल दे हैड मेंटेन ए बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवरेनिटी इफ दे वांटेड टू रेस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट। व्हाट कुड कंपनी डू, कंपनी क्या कर सकती है। कंपनी ने क्या किया, मीर जाफर प्रोटेस्टेड द कंपनी डिपोज्ड इंस्टॉल मीर कासिम इन दिस प्लेस, लेकिन कंपनी ने मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को लेके आए। व्हेन जो कासिम थे कंप्लेंट रिटर्न वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर, लेकिन कासिम ने भी इनको बक्सर कल बैटल था वहां पे चैलेंज किया। 3 आपके नवाब और मिलके प्लस आपको जो मीर कासिम है उन्होंने कंपनी के खिलाफ रिवोल्ट किया था 1764 में, इनको भी ड्रीम आउट ऑफ बंगाल कर दिया। फिर दोबारा आपके मीर जाफर को लेके आइए। द कंपनी हैड टू पे ₹5 लाख every month, but the company wanted more money to finance its war। लेकिन कंपनी को इससे भी ज्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि जहाँ पे वार ये लोग जीत जाते थे वहां से डिमांड करते थे। एंड मीट द डिमांड ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंस, इट वांटेड मोर टेरिटरीज, ज्यादा ही टेरिटरी चाहते थे, किसके लिए, ज्यादा रिवेन्यू के लिए। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765, जो मूड है कंपनी का जो थोड़ा बदल गया। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद द पपेट नवाब, वो नवाबों के साथ काम में थोड़ा फेल से हो गए थे। एंड क्लाइव डिक्लेयर कि वी मस्ट इंडियन बिकम नवाब अवरसेल्फ, कि हम खुद नवाब बनेंगे। फाइनली 1765 में मुगल एम्परर अपॉइंट द कंपनी, कंपनी के जो ऑफिशियल थे उनको अपॉइंट किया है एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस। दीवान क्या होता है आपका, जो रिवेन्यू को कलेक्ट करेगा, आज के टाइम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हिसाब से बंगाल के, लेकिन उस टाइम पे इनके पास बहुत ज्यादा पावर थी और इनको जुडिशरी की भी पावर थी। द दीवानी अलाउ द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ द बंगाल, एंड दिस सोल्व ए मेजर प्रॉब्लम दैट कंपनी हैड अर्लियर फेस। अब कंपनी की ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सोल्व होंगी। फ्रॉम द अर्ली 18th century its trade with India has expanded, ट्रेड इन्होंने एक्सपेंड किया है, बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद द गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन से, उसमें ट्रेड करते थे। बट जब इनको दीवानी मिल गई तो टैक्स कलेक्ट करके आपको वहीं पे पैसे दे देंगे आपके ट्रेड के बदले। दिस वाज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैज नो गुड टू सेल इन इंडिया। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन सोल्ड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी के बाद
एंड एंटायरली इनकी स्टॉप हो गई जो गोल्ड वगैरह यहाँ पे आना assumption ऑफ दीवानी के बाद. नो रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस द कंपनी एक्सपेंस. सॉरी, नाउ कंपनी के जो रेवेन्यू थे इंडिया में यहाँ पे फाइनेंस कर सकते थे. मतलब आपसे ही चीज लेके आपके ही पैसे आपको दे रहे हैं, आपसे ही रेवेन्यू है. दीज रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज कॉटन और सिल्क. वही लोग इन्हीं पैसों से आपसे कॉटन और सिल्क खरीदते थे. मेंटेन द कंपनी के ट्रूप, इससे वो मेंटेन करते थे. मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी, कंपनी के फोर्ट ऑफिस वगैरह कलकत्ता, ये सब. कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब, नवाब आप बोल सकते हो. व्हाट इट मीन द नवाब, नवाब का मतलब क्या है? इट मीन्स ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी. कंपनी के पास ज्यादा पावर और अथॉरिटी आ गई थी. बट इट ऑल्सो मीन समथिंग एल्स, कुछ और भी इसका मतलब है. ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक ए नवाब. नवाब की तरह ये लोग करना स्टार्ट करना. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल was forced to give the land and vast sum of money as the personal gift to company official. Robert Clive himself amassed a fortune in India. He had come to Madras, जो चेन्नई में 1743 में at the age of 18 में. 1760 1767 में he left India and his Indian fortune was worth इतना था आपका जो भी है. Interestingly, he was appointed governor of बंगाल 1764 में इनको जब अपॉइंट किया गया है. He was asked to remove corruption in company's administration, but was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament. Was suspicious of his vast wealth, but ये बहुत सारा पैसा कमा के लेके गया था, तो इसका impeachment हुआ क्योंकि वहां के लोगों को कुछ नहीं मिला. वो सिर्फ इसलिए करे थे, इसलिए नहीं कि इंडिया से वो हमदर्दी. Although he acquitted and he committed suicide in 1774. How did Clive see himself? Clive ने अपने आप को क्या देखा? At his hearing in front of कमेटी जो थी आपकी पार्लियामेंट, क्लाइव ने डिक्लेयर किया दैट ही हैड शोन एडमायरेबल रेस्ट्रेंट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी. दैट ही वाज सेड, उसने क्या कहा? कंसीडर द सिचुएशन इन विच द वाइसराय एट प्लासी had placed me. A great prince was dependent on my pleasure. An opulent city lay at my mercy. Its richest banker bid against each other for my smile. I walked through the revolts which was thrown open to me alone, piled on either hand with the gold or jewels. Mr. Chairman, at this moment I stand astonished at my moderation. मतलब इंडिया के बारे में उसने ऐसा बताया कि वहां पे लोग मेरे पैरों में थे, कुछ ऐसा. रेस्ट आप समझ लीजिए. However, not all the company officials succeed in making money like Clive. Clive की तरह सभी लोग पैसा नहीं बना पाए. Many died an earlier death in India due to disease वगैरह से, war वगैरह में. It would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. हमको नहीं बोल सकते. And many of them come from humble background and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain and lead a comfortable life. Those who managed to return with their wealth led flashy lives and flaunted their riches. They were called Nabob, and English आपके version of India, इंडिया का जो वर्ड नवाब है उसी. They were often seen as upstart and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of play and cartoons. कंपनी के रूल एक्सपेंड कैसे हुए? इफ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1757 से 80 1787 57 में सॉरी, सर्टेन की एस्पेक्ट एवर्स, कुछ आपके एस्पेक्ट हैं जैसे द कंपनी रेयरली लॉन्च से डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी, अननोन टेरिटरी पे, और एकदम से कभी भी आपकी ब्रिटिशर लड़ाई नहीं करते थे. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods उन्होंने try किए and extend its influence before annexing a Indian kingdom. जैसे after the Battle of Buxar 1764 में the company appointed resident in Indian state. Indian state में उन्होंने अपना एक residence appoint करना start कर दिया. And they were political और commercial agent बन गए थे. Their jobs was to serve and further the interest of the company. Through the resident, the company official began interfering in the internal affair of the Indian state. बाद में जितने भी कंपनी के ऑफिशियल थे या फिर जितने भी रेजिडेंट जो नवाब के कोर्ट में रहते थे, वो हमेशा उनको इंटरफेयर करते थे उनके काम में. They tried to decide
व्हाट वाज टू बी सक्सेसर ऑफ द थ्रोन, कि आपके बाद कौन बनेगा, एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे कौन आएगा। समटाइम द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू सब्सिडरी अलायंस, कि आप सब्सिडरी अलायंस में आ जाओ, कि आप हमारे अलायंस बन अलाई बन जाओ, जैसे हम जितनी फोर्स हम रखेंगे, आपको फोर्स रखने की आवश्यकता नहीं है, आप ही हमारे सोल्जर्स को सैलरी वगैरह दो। According to the term of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent arm. आपका अभी एसएससी के एग्जाम में आया था कि जो सब्सिडरी अलायंस थे उसके की पॉइंट क्या क्या थे, वहां पे ऑप्शन थी, तो इंडिया वाले फोर्स नहीं रख सकते अगर इस ट्रीटी में बात है। दे वर टू प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, कि आपको कंपनी प्रोटेक्ट करेगी, बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्स, बट इस सब्सिडरी फोर्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा। दैट द कंपनी वाज सपोज्ड, जिसके लिए कंपनी आपसे मांगी, टू मेंटेन द पर्पस ऑफ द प्रोटेक्शन, एंड इफ द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट, अगर आपने पेमेंट नहीं की, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज ए पेनल्टी, फिर एज ए पेनल्टी आपकी टेरिटरी थोड़ी बहुत ले ली जाएगी। फॉर एग्जांपल, जब रिचार्ड वेलेस्ली जो था, तो वेलेस्ली ने आपकी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम स्टार्ट किया था, याद रखना है, जो कि 1798 से 1805 तक था। नवाब अवध से वाज फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू कंपनी, 1801 में आधी टेरिटरी उनको देनी पड़ी, एंड ही फेल टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्स, जब उन्होंने सब्सिडरी फोर्स के लिए पे नहीं किया था। हैदराबाद was also forced to cede territories on similar ground, हैदराबाद को भी ऐसे ही लिया गया। नवाब सिराजुद्दौला इनके साथ खड़ा, ठीक है। इंजेक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन और सबसर्वियंस, सबसर्वियंस वो भी। व्हाट पावर डिड द रेजिडेंस हैव, उनके पास क्या क्या पावर थी। दिस इज व्हाट जेम्स मिल ने क्या कहा है, जो फेमस इकोनॉमिस्ट थे, replace a resident who really is king of the country, whatever injection of non-interference he may act under, as long as the prince act in the perfect subservience and does what is the agreeable to the resident, that is to the British government, things go on quietly. They were managed without the residents appearing much in the administration of affair, but when anything of a different nature happens, the moment of prince takes a course which the British government think wrong and the come clashing in the next war, ठीक है। उसके बाद टिप्पू सुल्तान, जो कि एक एम्परर थे मैसूर के, जो कि इंडियन किंगडम था। टिप्पू द टाइगर ऑफ मैसूर, द कंपनी resorted to direct military confrontation when it saw that threat to its political and economic interest, में जब इनको threat लगता था। This can be illustrated with the case of southern Indian state of मैसूर के साथ हम इसको देख सकते हैं। मैसूर had to be grown in strength under the leadership of हैदर अली, जिन्होंने 1761 से 1782 तक रूल किया है, एंड इज फेमस सन दैट इज टिप्पू सुल्तान 1782 से 1799। मैसूर जो था कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड of the Malabar Postway when the company purchased pepper and cardamom in 1785। टिप्पू सुल्तान ने स्टॉप कर दिया इनके एक्सपोर्ट को, सैंडलवुड के पेपर के एक्सपोर्ट को स्टॉप कर दिया, कार्डामम को, and the port of his kingdom, and disallowed जो थे local merchant from the trading with the company। He also established a close relation with the French in India। फ्रेंच जो टेरिटरी थी इंडिया में, उनके साथ इसके क्लोज रिलेशन थे, एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प। एंड टिप्पू सुल्तान ने अपनी जितनी आर्मी थी वो मॉडर्नाइज हुई थी फ्रेंच की हेल्प से। कॉर्नवालिस रिसीविंग द सन ऑफ टिप्पू सुल्तान एज ए होस्टेज अपॉइंट बाय द, मतलब टिप्पू सुल्तान जब हार गया था किसी उसमें, तो अपने लड़कों को दे रहा था कि आप बाद में इनको छुड़ा ले जाऊंगा, ऐसा कुछ था। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, दिस शो दैट हैदर एंड टिप्पू वाज एम्बिशियस, एरोगेंट है, डेंजरस है, रूलर हु हेल्ड कंट्रोल एंड ट्रस्ट। 4 वॉर इनके साथ लड़े गए थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट एंग्लो मराठा सॉरी एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड तो इनकी जो ईयर है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 टू 69, सेकंड एंग्लो मैसूर 1780 टू 84, थर्ड आपके 1790 टू 92, एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर 1799। लास्ट वाला जो है, जिसको बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम बोलते हैं, डिड द कंपनी अल्टीमेट विन एज ए विक्ट्री, एंड टिप्पू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। However, was the place under the former ruling dynasty of Wodeyar and subsidiary alliance थे, मतलब जो आपके टिप्पू वगैरह थे
वोडिया डायनेस्टी को ये पपेटरी रूलर बनाते थे, उनके भी आप पे रूल कर। लीजेंड टिपू के बारे में बताया गया है, किंग्स आर ऑफन सराउंडेड बाय द लीजेंड एंड देयर पावर ग्लोरीफाइड थ्रू द फोकलोर। Here is a legend about Tipu Sultan who became the ruler of Mysore 1782 में बने हैं। It is said that once he went hunting in forest with a French friend. There he came to face with a tiger. His gun did not work and his dagger fell to the ground. He battled with the tiger unarmed until he managed to reach down and pick up the dagger. Finally he was able to kill the tiger. मतलब उस टाइगर को मार दिया था, उसके बाद वो टाइगर वो मैसूर अपने आप को बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये जो खिलौना है टिप्पू सुल्तान का, ये कोई टाइगर हैंड या आपको ब्रिटिशर को कर रहा है। आज भी ये ब्रिटेन में। कन्फेडरेसी क्या होता है? अलायंस को बोलते हैं। वार विद द मराठाज, फिर ऐसे ही मराठाज के साथ इन्होंने वार लड़ी है। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी में द कंपनी ऑल्सो सॉ टू कव विद द इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा एम्पायर विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। जब मराठा हार गए हैं अहमद शाह अब्दाली से, द मराठा ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज सेटल्ड। फिर मराठाज को ऑल ओवर द इंडिया और दिल्ली को ऑक्युपाई करने का सपना टूट गया। They were divided into many states under the chief Sardar belonging to dynasty such as Scindia, Holkar, Gaikwad, Bhonsle, हमने लास्ट चैप्टर में देखे थे। These chiefs were held together in the confederacy, जिसको क्या बोलते हैं? Under the Peshwa, principal minister, who became its effective military and administration based in Pune में उसकी कैपिटल थी। महादजी सिंधिया and Nana Fadnavis were two famous Maratha soldiers and statesmen on the late 18th century. The Maratha were subdued in a series of war. The first war 1782 में हुई थी उनकी ट्रीटी ऑफ सालाबाई। देवर वाज नो क्लियर विक्ट्री, कोई क्लियर विक्ट्री नहीं थी। सेकंड जो एंग्लो मराठा वार हुआ है 1803 से 5 तक, इन डिफरेंट फ्रंट में आपकी लड़ी गई, रिजल्टिंग दैट ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा एंड टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना की इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, ब्रिटिशर्स को मिल गई। फाइनली थर्ड एंग्लो मराठा वार कब होगी? 1817 से 19 तक। क्रश द मराठा पावर, मराठा को बिल्कुल दबा दिया। पेशवा वाज रिमूव्ड एंड सेंट टू पिथौर, जो कि कानपुर के आसपास है, विद ए पेंशन, कि आपको पेंशन देगा, आप चले जाओ। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज जो कि साउथ ऑफ विंध्या से। विंध्या रेंज कहाँ पे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्टेच्यू ऑफ क्वीन ऑफ कित्तूर कर्नाटका, ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग है। लॉर्ड आप मत लगाओ जाए किस बात के लॉर्ड है। द क्लेम ऑफ पैरामाउंसी, it is clear from the above that the early 19th century the company pursued an aggressive policy of territory expansion. लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे, सॉरी, गवर्नर जनरल जो था हेस्टिंग, उसमें 1813 से 23 में न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी यहाँ पे स्टार्ट की गई। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वर पैरामाउंट और सुप्रीम, कि इनकी जो अथॉरिटी वो सुप्रीम है। हेंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन द इंडियन स्टेट, और इसकी पावर इंडियन स्टेट से ज्यादा है। In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom, and the view to continue to guide later British policies को भी इन्होंने गाइड किया। This process, however, did not go unchallenged. For example, जब ब्रिटिश ट्राई किया था अनेक्स करने का एक स्मॉल स्टेट कित्तूर को, जो आज के टाइम में कर्नाटका में है, रानी छम्मा सन्नम्मा जो भी है took the arms and led to an anti-British resistance movement उन्होंने स्टार्ट किया। उनको अरेस्ट कर लिया गया 1824 में and died in prison in 1829 में। बट रायना एक पुअर जो चौकीदार था संगोली का इन कित्तूर में, carried on resistance with the popular support, he destroyed many British camp को उन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं। He was caught and hanged by the British in 1830 में। You will read more about several cases in resistance in later book, बाद में हम डिस्कस करेंगे के बारे में। लेट 1830 में द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया, रशिया के बारे में कंपनी को थोड़ा डर था। It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest, कि northwest से रशिया हम पे अटैक कर सकता है, because Russia and Europe were the two major power at that time. Driven by this fear, the British now wanted to secure their control. northwest में भी वो अपना secure जो कंट्रोल था उसको सिक्योर करना चाहते थे इस वाली जगह पे। They fought a prolonged war with अफगानिस्तान के साथ इन्होंने वॉर लड़े 1838 में एंड 42 में, एंड इस्टेब्लिश इनडायरेक्ट कंपनी रूल यहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। सिंध को आउटेक किया 1843 में। नेक्स्ट इन द लाइन वाज पंजाब, फिर पंजाब में इन्होंने द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी, बट उनकी जब डेथ हो जाएगी 1839 में, कई जगह 49 होता है,
टू प्रोलाइन वार जो है उनके साथ लड़े जाएंगे सिख किंगडम के साथ एंड 1849 में पंजाब को अनेक्स कर लिया जाए। फिर आता है इनका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लैप्स होता है हड़प, ये हड़प की नीति। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था, अगर किसी का बेटा नहीं है या फिर किसी राजा का खुद का मतलब बेटा नहीं है तो आप किसी दूसरे के बच्चों को गोद नहीं ले सकते। सिंपल या मत समझ लो, अगर नहीं है तो उनकी जो टेरिटरी वो ब्रिटिशर्स ले लेंगे। अब देखते हैं क्या लिखा है। फाइनली वे ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर द डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डी एल डलहौजी। डी एल डलहौजी ने स्टार्ट की थी। हु वाज द गवर्नर जनरल 1848 से 56 के बीच में। ही डिवाइज ए पॉलिसी, उन्होंने एक पॉलिसी लेके आए नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। द कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया इफ इंडियन रूलर डाइड, अगर मर जाता है और उनका मेल हेयर वाज किंगडम वुड लैप्स एंड बिकेम ए पार्ट ऑफ द कंपनी ऑफ द टेरिटरी, अगर उनका कोई लड़का नहीं है तो वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज अनेक्स्ड एंड सिंपली ऐसे करके सतारा को उन्होंने अनेक्स कर लिया 48 में, संबलपुर को 1815 में, 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853, झांसी को 1854 में। महाराजा रंजीत सिंह का कोर्ट है। फाइनली 1856 में उन्होंने अवध को भी अनेक्स कर लिया एंड अवध को किस नाम पे किया, माल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। एंड अवध एज वेल एज आपके और रीजन है जैसे इनफील्ड राइफल्स, दैट वाज द इमीडिएट ट्रिगर फॉर द 1857 मूव, क्योंकि यहाँ पे अवध में उनके मेल हेयर भी हैं, मतलब उनके लड़के भी हैं खुद के लिए। तभी उन्होंने नेक्स्ट कर लिया किस बात पे कि आप मेल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपका ये भी एक पॉइंट है। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्गुमेंट दैट obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from misgovernment, से आपको फ्री करवा रहे हैं लोगों को, ऐसी बातें ब्रिटिशर बोल रहे हैं। एंड enlarged by the humiliating way in which the Awadh was deported, disposed, the people of Awadh joined and great revolt हुआ था 1857 में। you can see territory of britishers at different time। यहाँ पे कुछ एक वर्ड है, काजी का मतलब है जज, मुफ्ती का मतलब क्या है, एक जूरिस्ट पर्सन जिसको ज्ञान है मुस्लिम कम्युनिटी में। रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, एक्सपाउंडिंग द लॉ, उनके कानून के लिए। काजी वुड बी एडमिनिस्टर। इम्पीचमेंट क्या होता है, ए ट्रायल बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड इन इंग्लैंड फॉर चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट के लिए, आपको एक काइंड ऑफ सजा हम बोल सकते हैं आपको हटाने के लिए। जैसे आज भी हम इम्पीचमेंट करते हैं प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, किस बेसिस पे कर सकते हैं, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने संविधान को उल्लंघन किया है तो आपको इम्पीच किया जा सकता है। सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल रहा 1773 से 85 was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company की पावर को एक्सपेंड करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। By this time the company had acquired power not only बंगाल, सिर्फ बंगाल में नहीं बट बॉम्बे और मद्रास में भी इन्होंने अपनी पावर कर ली। ब्रिटिश टेरिटरी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जिसको क्या बोलते थे, प्रेसिडेंसीज। देवर अदर, यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसी निकल के आई, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ईच वाज रूल्ड बाय द गवर्नर, और हर एक पे गवर्नर रूल करता है। द सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन था, गवर्नर जनरल, जो कि वारेन हेस्टिंग था। द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस इन सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, रिफॉर्म जहाँ पे जस्टिस की बात चली। फर्स्ट आपको याद रखना है वारेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल। इन 1772 कई चीजें होती है, तो गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वाइस रॉय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इस हिसाब से आप देख लेंगे। इन 1772 न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस स्टैब्लिश किया गया था। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट बनाई गई, एक तो क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी अदालत बोलते हैं, एक सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत बोलते हैं। वैसे आपका दीवानी रेवेन्यू के कंटेक्स्ट में भी आएगा। मौलवी और हिंदू जो पंडित हैं इंटरप्रेट द इंडियन लॉज फॉर यूरोपियन। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए हु प्रिजाइड ओवर द सिविल कोर्ट एंड द क्रिमिनल कोर्ट वाज स्टिल अंडर द काजी के अंडर में थी, एंड ए मुफ्ती जो कि सुपरविजन ऑफ कलेक्टर करें। impeach the common enemy and oppressor for all. Here is a passage from Edmund Brooke and eloquent opening speech during the impeachment of Warren Hastings। तो वारन हेस्टिंग का भी impeachment हुआ था as well as रॉबर्ट क्लाइव का भी। impeach him, मैंने उनको impeach किया है in the name of people of India, इंडिया के लोगों के नाम पे, whose right has been trodden under the foot, मतलब इंडिया के लोगों का नाम लेके उनको impeach किया। बट बेसिकली वो क्यों करते थे कि उनको पैसा नहीं मिला, तो ब्रिटेन में बैठे हैं। A major problem of the was that Brahmin पंडित जो थे give different interpretation of the local law based on different school of धर्म शास्त्र, and to bring about the uniformity in 1775 में even पंडित were asked to compile a digest
of Hindu laws, and we have left जो had translate this digest into English, and 1778 में code of Muslim laws जो था was compiled for the benefit of European judges के लिए, and under the regulating act जो 1773 का है, नई सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश की जाएगी, while a court of appeal सदर निजाम जिसको बोलते हैं, इसको कलकत्ता में बनाया. The principal figure in Indian district was the collector था. As the title suggests, his main job was to collect the revenue taxes को and maintain the law and order in his district with the help of judge, police officer and darogas. His office, the collectorate, became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holder of authority. उनको उन्होंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया. अब आता है कंपनी की आर्मी के बारे में. द colonial rule जो था in India brought in some new ideas of administration. कुछ रिफॉर्म लेके आए, बट its power जो थी rested on its military strength. The Mughal army was mainly composed in the cavalry, जिसको सवार संग बोलते थे, जो मैन ऑन हॉर्सेज होते हैं. ट्रेंड सोल्जर जो है उन हॉर्सेज, एंड इन्फेंट्री जो पैदल चलेंगे, दे आर गिवन ट्रेनिंग इन द आर्चरी, जिसको तीरंदाजी हम बोलते हैं. यूज ऑफ स्वॉर्ड, तलवार चलाने सिखाएंगे. द कैवलरी डोमिनेट द आर्मी, and the Mughal state did not feel the need to have a large professional trained infantry. लेकिन उन्होंने अपने आप को ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेन इन्फेंट्री के लिए वो नहीं किया. द रूरल एरिया जो है हैड ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट थे, जिनको लोकल जमींदार बोलते थे, एंड जो सब पैदल सोल्जर उनको सप्लाई करवाते थे. मस्कट क्या होता है? हैवी गन यूज बाय द इन्फेंट्री सोल्जर. फिर आता है मैटलॉक, एन अर्ली टाइप ऑफ गन जो था इन विच द पाउडर वाज इग्नाइटेड बाय द मैच. यहाँ पे लिखा धर्मशास्त्र, संस्कृत टेक्स्ट होते हैं 500 BC के आसपास. प्रिस्क्राइब द रूल्स ऑफ कोड ऑफ बिहेवियर, इनको कंपोज किया गया था 500 BC के आसपास. A change occurred in the 18th century when Mughal successors जैसे अवध and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them on professional soldiers. East India Company adopted the same method इन्होंने adopt किया था when it began the recruitment for its own army, which came to be known as सिपोही आर्मी इनको बोलने लगे, and Indian word जैसे सिपाही, इसका मतलब होता है सोल्जर. वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज 1822 में द कैवलरी रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनी की जो आर्मी है उसको डिक्लाइन किया गया. दिस वाज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग इन द बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट में, जहां पे सोल्जर जो थे आर्म्ड इन मस्केट, मैटलॉक, एंड द सोल्जर ऑफ कंपनी आर्मी जो थे हैड टू कीप पेस विद द चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट, एंड ईस्ट इन्फेंट्री रेजिमेंट now became the more important. And in early 19th century, the British began to develop a uniform military culture and start किया. Soldier were increasing subject to European style में, drill discipline इनको सिखाया. The regulated life that regulated their life far more than before. Often this created problems since caste and community feelings जो थी were ignored in building a force professional soldier. Could individuals so easily give their caste and religion या फिर feelings, लेकिन यहाँ पे उनके कास्ट के साथ बहुत सारे कंफ्लिक्ट थे. Would they see themselves only a soldier and not a member of the community? तो क्या वो सोल्जर ही रहेंगे, मेंबर ऑफ सोसाइटी नहीं रहेंगे? What did the सिपाही feel? सिपाहियों क्या फील होता? How did they react? कैसे वो रिएक्ट करते थे? To change their lives and their identities, that their sense of who they were, वो कौन थे? The revolt of 1857 glimpse of the world of सिपाही. कंक्लूजन क्या निकल के आएगा पूरा चैप्टर का देखते हैं. द ईस्ट इंडिया कंपनी was transformed from a trading company से एक territorial colony वो बन चुकी, and the arrival of new steam technology in the 19th century was aided this process. ये भी एक कारण है क्योंकि वहां से कपड़ा बहुत जल्दी बन के आने लगा, so इंडिया का जो कपड़े थे उसको बहुत ज्यादा कंपटीशन मिला है. इवन उन्होंने इंडिया का जो कपड़ा एक्सपोर्ट होता था ब्रिटेन में उसको बहुत ज्यादा ड्यूटी थी, एंड इंडिया में जो आता था उस पर कोई टैक्स नहीं था. This then it would take anywhere between 6 and 8 months to travel with the India by sea. जो स्ट्रीम शिप थी रिड्यूस द जर्नी, 3 वीक में आप पहुंच जाओगे, इनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज टू कम फॉर इंडिया में आने के लिए. एंड 1857 में कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे वो रूल कर रहे थे. कंबाइंड विद द इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड remaining territory में population of country, the East India Company has virtually the whole of the India under its control में उन्होंने ले लिया. यहाँ पे बात की गई है स्लेव ऑफ साउथ अफ्रीका. द डच ट्रेडिंग जो शिप जो थी
रीच साउथ अफ्रीका पहुंच गई इन 17th सेंचुरी में। सून ए स्लेव ट्रेड बिगन, लोगों को ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया एज ए स्लेव। पीपल वर कैप्चर्ड, चेन्ड एंड सोल्ड इन द स्लेव मार्केट। स्लेवरी एंडेड कब हुई है? 1834 में, जहाँ पे 36,774 जो प्राइवेटली ओन स्लेव है एट द केप लोकेटेड इन द सदर्न नॉर्थ अफ्रीका। A visitor at the Cape in 1824 में has left a moving account that she saw at the slave auction में उन्होंने क्या देखा है? Having learned that there was to be sale of cattle, ऐसा लग रहा है कि कैटल की सेल है, हम स्टॉक है, एंड ऑक्शन के द्वारा we halted our wagon for the purpose of procuring fresh auction and among the stock was a female slave and her 3 children को अलग कर दिया, इस टाइप से बताया गया है। सो यू कैन इसको रीड कर सकते हो। दीवानी क्या होता है? राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू। टाइगर ऑफ मैसूर कौन था? टीपू सुल्तान। फौजदारी अदालत क्या थी? क्रिमिनल कोर्ट। रानी चाकमन कहाँ की थी? कित्तूर में। एंड सिपाही क्या था? एक सिपाही। रेस्ट यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन जो आपको अच्छा लगे। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।